अध्याय 34। मैथ्यू ने सूरज उगने से पहले मेरे कंधे पर एक चुंबन लगाया और फिर वह नीचे खिसक गया। मेरी मांसपेशियां असामान्य रूप से कसी हुई थीं, कठोरता और सुस्ती का मिश्रण। आखिरकार मैंने खुद को बिस्तर से बाहर खींच लिया और उसे ढूंढने चला गया। मैंने सारा और एम को देखा। वे पीछे की खिड़की के पास खड़े थे, दोनों के हाथ में कॉफी का भाप से भरा कप था। उनके कंधों पर नजर डालते हुए मैंने देखा कि वे पीछे की खिड़की के पास खड़े थे। केतली भरने गया। मैथ्यू विलाप कर सकता था या नहीं कर सकता था। आप क्या देख रहे हैं? मुझे उम्मीद थी कि वे किसी दुर्लभ पक्षी का नाम लेंगे। मैथ्यू। मैं कुछ कदम पीछे हट गया। वो घंटों से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि उसने एक भी मांसपेशी हिलाई है। एक कौवा उड़कर आया था। मुझे लगता है कि वो उस पर बैठने की योजना बना रही है, सारा ने आगे कहा। उसकी कॉफी का घूंट। मैथ्यू अपने पैरों को जमीन में जमाए खड़ा था और उसकी भुजाएं कंधे के स्तर पर दोनों ओर फैली हुई थीं। तर्जनी और अंगूठे एक दूसरे को धीरे से छू रहे थे। अपनी ग्रे टी शर्ट और काले योग पैंट में वो एक असामान्य रूप से अच्छी तरह से तैयार, मजबूत बेजुका की तरह लग रहा था। क्या हमें उसके बारे में चिंतित होना चाहिए? उसके पैरों में कुछ भी नहीं है। एम ने अपने कॉफी कप के किनारे से मैथ्यू को देखा। वह ठंड से कांप रहा होगा। पिशाच जलते हैं, एम। वे जमते नहीं। जब वह तैयार होगा तब आएगा। केतली भरने के बाद मैंने चाय बनाई और अपनी आंटियों के साथ खड़ी होकर चुपचाप मैथ्यू को देखती रही। मेरे दूसरे कप पर उसने आखिरकार अपनी बाहें नीचे कर ली और कमर पर झुक गया। सारा और एम जल्दी से खिड़की से दूर चले गए। वह जानता है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। वह एक पिशाच है, याद है। हंसा और सारा के जूते को मेरी ऊनी मोज़ों और लेगिंग की एक ट्रे वाली जोड़ी पर धकेल दिया और बाहर निकल गया। इतना धैर्य रखने के लिए धन्यवाद, मैथ्यू ने कहा जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे गुड मॉर्निंग कहकर चूमा। मैं अभी भी अपना मग पकड़े हुए था, जिससे चाय उसकी पीठ पर गिरने का खतरा था। ध्यान ही एकमात्र विश्राम है जो तुम्हें मिलता है। मैं इसे बाधित नहीं करने वाला हूँ। तुम यहाँ कितने समय से बाहर हो? सुबह से ही। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था। घर में लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत कुछ चल रहा है। ठंड थी और मैं अपनी स्वेटशर्ट के अंदर दुबका हुआ था, जिसकी पीठ पर फीका मैरून बॉबकैट था। मैथ्यू ने मेरी आंखों के नीचे काले घेरे को छुआ। तुम अभी भी थकी हुई हो। थोड़ा ध्यान करने से भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें पता है। मेरी नींद उखड़ी हुई थी, सपनों से भरी हुई, रसायन विज्ञान की कविताओं के अंश और सतु को निर्देशित तीखे शब्दों से भरी हुई। यहाँ तक कि मेरी दादी भी चिंतित थीं। जब मैथ्यू मुझे वापस सुलाने की कोशिश कर रहा था, तब वो एक सतर्क भाव के साथ दराज की छाती पर झुकी हुई थी। मुझे 1 सप्ताह तक योग जैसा कुछ भी करने की सख्त मनाही थी। और जब आपकी चाची ये नियम बनाती हैं तो आप उनकी बात मानते हैं। मैथ्यू की भौं पर प्रश्न चिन्ह बन गया। आमतौर पर नहीं। हंसते हुए उसे आस्तीन से पकड़कर वापस अंदर खींच लिया। मैथ्यू ने मेरे हाथों से चाय छीन ली और मुझे तुरंत सारा के जूतों से बाहर निकाल लिया। उसने मेरे शरीर को व्यवस्थित किया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। क्या तुम्हारी आंखें बंद हैं? अब वे हैं, मैंने कहा, अपनी आंखें बंद करके और अपने मोज़ों के माध्यम से अपने पैर की उंगलियों को ठंडी धरती में दबाते हुए। विचार मेरे दिमाग में चंचल बिल्ली के बच्चों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। तुम सोच रहे हो, मैथ्यू ने अधीरता से कहा। बस सांस लो। मेरा मन और सांस शांत हो गए। मैथ्यू मेरे पास आया और मेरी बाहों को उठाया, मेरे अंगूठों को मेरी अनामिका और कनिष्ठा की उंगलियों के सिरे पर दबाया। अब मैं भी बेजुका जैसा दिखने लगा हूँ, मैंने कहा। मैं अपने हाथों से क्या कर रहा हूँ? मैथ्यू ने बताया, प्राण मुद्रा जीवन शक्ति को प्रोत्साहित करती है और उपचार के लिए अच्छी है। जब मैं अपनी बाहें फैलाए और हाथ आसमान की ओर करके खड़ा था, तो शांति और सन्नाटा मेरे घायल शरीर में घुस गया। करीब 5 मिनट बाद मेरी आंखों के बीच की चमक खत्म हो गई और मेरे मन की आंख खुल गई। मेरे अंदर एक समान, सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, जैसे किनारे पर पानी का बहाव हो।
रहा हो। हर सांस के साथ मेरी हथेली में ठंडे ताजे पानी की एक बूंद बनती थी। मेरा मन पूरी तरह से खाली था, इस बात की चिंता किए बिना कि मैं जादू के पानी में डूब सकता हूँ, जबकि मेरे हाथों में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मेरे मन की आंखें चमक उठीं और मैंने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। जब ऐसा हुआ तो मैंने घर के आसपास के खेतों को पहले कभी नहीं देखा था। पानी जमीन की सतह के नीचे गहरे नीले रंग की नसों में बह रहा था। सेब के पेड़ों की जड़ें उनमें फैली हुई थीं और पत्तियों में पानी के महीन जाल झिलमिला रहे थे, जैसे वे सुबह की हवा में सरसराहट कर रहे हों। मेरे पैरों के नीचे पानी मेरी ओर बह रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसकी शक्ति से मेरा क्या संबंध है। मैं धीरे धीरे सांस अंदर बाहर करने लगा। मेरे पैर में पानी का स्तर मेरे अंदर और नीचे बदलती हुई ज्वार भाटे की प्रतिक्रिया में ऊपर नीचे होता रहा। जब मैं पानी को और नियंत्रित नहीं कर सका तो मुद्राएं खुल गईं, मेरे चपटे पैर से पानी की धार बहने लगी। मैं पिछवाड़े के बीच में खड़ा रह गया, आंखें खुली हुई और बाहें फैली हुई, दोनों हाथों के नीचे जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा। मेरा पिशाच मुझसे 12 फीट दूर खड़ा था, उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी, उसकी बाहें क्रॉस थीं। मेरी चाची पीछे के बरामदे में खड़ी थी, हैरान। ये प्रभावशाली था। मैथ्यू ने चाय का ठंडा मग उठाने के लिए झुकते हुए कहा, आप इस काम में उतने ही अच्छे होंगे जितने आप अपने शोध में हैं। आप जानते हैं, जादू सिर्फ भावनात्मक और मानसिक नहीं होता, ये शारीरिक भी होता है। क्या आपने पहले भी चुड़ैलों को प्रशिक्षित किया है? मैंने सारा के जूते में वापस प्रवेश किया, मेरा पेट जोर से गड़गड़ा रहा था। नहीं, तुम मेरी एकमात्र हो, मैथ्यू हंसा, और हाँ, मुझे पता है कि तुम भूखे हो। हम नाश्ते के बाद इस बारे में और बात करेंगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हम साथ साथ घर की ओर चल पड़े। आप पानी की जादूगरी से बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप जानते हैं, सारा ने हमारे पास आते ही कहा। शहर में हर किसी को एक नया कुआं चाहिए और पुराने हैरी। पिछले वर्ष जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें उनकी डोजिंग रॉड के साथ दफनाया गया था। मुझे डोजिंग रॉड की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एक डोजिंग रॉड हूँ। और अगर आप खुदाई करने की सोच रहे हैं तो वहीं करें। मैंने सेब के पेड़ों के एक समूह की ओर इशारा किया जो बाकी पेड़ों की तुलना में कम उबड़-खाबड़ दिख रहे थे। अंदर, मैथ्यू ने मेरी चाय के लिए ताज़ा पानी उबाला और फिर अपना ध्यान सिरैक्यूज़ पोस्ट स्टैंडर्ड की ओर लगाया। ले मोंडे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, लेकिन वह संतुष्ट लग रहा था। अपने पिशाच के साथ, मैंने टोस्टर से गरम ब्रेड के एक के बाद एक स्लाइस खाए। एम और सारा ने अपने कॉफ़ी कप फिर से भरे और हर बार जब मैं बिजली के उपकरणों के पास जाता तो वे सावधानी से मेरे हाथों को देखते। ये 3 बर्तनों वाली मोमिंग होगी, सारा ने कॉफ़ी मेकर से इस्तेमाल किए गए ग्राउंड को बाहर फेंकते हुए घोषणा की। मैंने चिंता में एम की ओर देखा। यह ज्यादातर डेकल है, उसने बिना कुछ बोले कहा, उसके होंठ मौन आनंद में एक साथ दब गए। मैं इसे सालों से मिला रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेजिंग की तरह। अगर आप इस घर में निजी चर्चा करना चाहते हैं तो मौन भाषण उपयोगी था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान टोस्टर पर केंद्रित कर लिया। मैंने बचा हुआ मक्खन अपने लोस्ट पर फैलाया और सोचा कि क्या इसमें और बचा होगा। मेरी कोहनी के पास एक प्लास्टिक का टब दिखाई दिया। मैं एम को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, लेकिन वह रसोई के दूसरी तरफ थी। सारा मैथ्यू भी अपने पेपर से ऊपर देखा और रेफ्रिजरेटर को घूरने लगा। दरवाज़ा खुला था और जैम और सरसों ऊपर की शेल्फ पर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो रहे थे। जब वे अपनी जगह पर आ गए तो दरवाज़ा चुपचाप बंद हो गया। क्या वह घर था? मैथ्यू ने सहजता से पूछा। नहीं, सारा ने मेरी ओर दिलचस्पी से देखते हुए जवाब दिया। वह डायना थी। क्या हुआ? मैंने मक्खन को देखते हुए कहा। आप हमें बताएं, सारा ने तीखे स्वर में कहा। आप अपने नौवे टोस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे जब रेफ्रिजरेटर खुल गया और मक्खन बाहर निकल गया। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या इसमें और भी कुछ है। मैंने खाली कंटेनर उठाया। एम ने मेरी शक्ति के नए संकेत पर खुशी से ताली बजाई और सारा ने जोर देकर कहा कि मैं रेफ्रिजरेटर से कुछ और निकालने की कोशिश करूं।
नहीं, मैंने चाहे जिसे भी बुलाया वह आने से इनकार कर दिया। अलमारियां आजमाओ, एम ने सुझाव दिया। दरवाजे उतने भारी नहीं हैं। मैथ्यू इस गतिविधि को दिलचस्पी से देख रहा था। तुमने सिर्फ मक्खन के बारे में सोचा क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत थी। मैंने सिर हिलाया। और जब आप कल उड़े थे तो क्या आपने हवा को सहयोग करने का आदेश दिया था? मैंने सोचा उड़ो, और मैं उड़ गया। मुझे मक्खन की जरूरत से ज्यादा ऐसा करने की जरूरत थी, हालांकि तुम मुझे फिर से मारने वाले थे। डायना उड़ गई। सारा ने धीमे स्वर में पूछा। मैथ्यू ने पूछा, क्या तुम्हें अब कुछ चाहिए? बैठ जाओ। मेरे घुटने थोड़े कांप रहे थे। एक रसोई स्टूल फर्श पर आया और मेरी पीठ के नीचे आकर रुक गया। मैथ्यू ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए अखबार उठाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, वह फुसफुसाते हुए सुर्खियों पर वापस लौटा। सारा ने उसके हाथ से कागज छीन लिया। चेशाया बिल्ली की तरह मुस्कुराना बंद करो। तुमने क्या सोचा? अपनी प्रजाति के दूसरे सदस्य के जिक्र पर तबीथा बिल्ली के दरवाजे से घर में घुसी। पूरी भक्ति के भाव के साथ उसने मैथ्यू के पैरों पर एक छोटा मरा हुआ खेत का चूहा गिरा दिया। धन्यवाद माँ पेटीट, मैथ्यू ने गंभीरता से कहा। दुर्भाग्य से मुझे इस समय भूख नहीं है। तबीथा हताश होकर चिल्लाई और अपनी भेंट को कोने में ले गई, जहां उसने मैथ्यू को खुश करने में असफल रहने के लिए उसे अपने पंजों के बीच दबाकर दंडित किया। सारा ने बिना रुके अपना सवाल दोहराया, तुम क्या सोचते हो? रेबेका और स्टीफन ने जो जादू किया है उससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी डायना से जादू जबरन नहीं करवा सकता। उसका जादू जरूरतों से जुड़ा हुआ है। बहुत चतुराईपूर्ण। उसने अपना मुड़ा हुआ कागज ठीक किया और पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। चतुर और असंभव। सारा बड़बड़ाए। असंभव नहीं, उसने जवाब दिया। हमें बस उसके माता पिता की तरह सोचना होगा। रेबेका ने देखा था कि ला पेरे में क्या होने वाला था, हर विवरण नहीं, लेकिन वह जानती थी कि उसकी बेटी को एक चुड़ैल द्वारा बंदी बना लिया जाएगा। रेबेका ये भी जानती थी कि वह बच जाएगी, इसलिए जादू टोना जारी रहा। डायना को उसके जादू की जरूरत नहीं थी। मेरी चाची ने पूछा, हम डायना को अपनी शक्ति पर नियंत्रण करना कैसे सिखा सकते हैं, यदि वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकती? सदन ने हमें विकल्पों पर विचार करने का कोई मौका नहीं दिया। तोप की गोलियों जैसी आवाजें आ रही थीं, उसके बाद टैप डांस हो रहा था। ओह नरक, सारा ने कराहते हुए कहा। अब इसे क्या चाहिए? मैथ्यू ने अपना पेपर नीचे रख दिया। क्या कुछ गड़बड़ है? घर हमें चाहता है। ये रख रखाव कक्ष में ताबूत के दरवाजे बंद कर देता है और फिर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए फर्नीचर को इधर उधर कर देता है। मैंने अपनी उंगलियों से मक्खन चाटा और परिवार के कमरे में चला गया। सामने के हॉल में रोशनी टिमटिमा रही थी। ठीक है, सारा ने चिढ़कर कहा, हम आ रहे हैं। हम अपनी चाची के पीछे पीछे रख रखाव कक्ष में चले गए। घर से एक पंखदार कुर्सी फर्श पर उछलकर मेरी ओर आ गई। मुझे डायना चाहिए, इमिली ने अनावश्यक रूप से कहा। घर में शायद मुझे चाहा गया था, लेकिन उसने त्वरित प्रतिक्रिया वाले एक सुरक्षात्मक पिशाच के हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की थी। मैथ्यू ने अपना पैर बाहर निकाला और कुर्सी को रोक दिया, इससे पहले कि वह मेरे घुटनों के पीछे लगे। मजबूत हड्डियों पर पुरानी लकड़ी की दरार थी। चिंता मत करो मैथ्यू, घर बस यही चाहता है कि मैं बैठ जाऊं। मैंने वैसा ही किया और उसके अगले कदम का इंतजार करने लगा। उन्होंने जवाब दिया, सदन को कुछ शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। माँ का रॉकर कहाँ से आया? हमने इसे सालों पहले हटा दिया था, सारा ने सामने की खिड़की के पास पुरानी कुर्सी पर अपने होंठ दबाते हुए कहा। रॉकिंग चेयर वापस आ गई है और ग्रैंडिमा भी इस साइड। जब हम पहुंचे तो उसने नमस्ते कहा। क्या एलिजाबेथ उसके साथ थी? एम असुविधाजनक विक्टोरियन सोफे पर बैठ गई, लंबा गंभीर भाव। हाँ, हालांकि मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया। वह ज्यादातर दरवाजे के पीछे ही रहती थी। सारा ने कहा, आजकल भूत ज्यादा नहीं घूमते। हमें लगता है कि वह बिशप की कोई दूर की चचेरी बहन है, जिसकी मृत्यु 1870 के दशक में हुई थी। हरी ऊन का एक गोला और 2 बुनाई की
सलाइयाँ चिमनी से नीचे उतरी और चूल्हे पर लुढ़क गईं। मैंने पूछा, क्या घर वाले सोचते हैं कि मुझे बुनाई सीख लेनी चाहिए? यह मेरा है। मैंने कुछ साल पहले एक स्वेटर बनाना शुरू किया था और फिर एक दिन ये गायब हो गया। घर में हर तरह की चीजें रखी जाती हैं, एम ने मैथ्यू को बताया जब वह अपना प्रोजेक्ट वापस ला रही थी। उसने सोफे के भयानक फूलों के असबाब की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ बैठो। कभी कभी घर को मुद्दे पर आने में थोड़ा समय लग जाता है। और हमारे पास कुछ तस्वीरें, एक टेलीफोन बुक, टकी प्लेटर और मेरा पसंदीदा सर्दियों का कोट गायब है। मैथ्यू को आश्चर्य की बात नहीं थी। आराम करना मुश्किल था क्योंकि उसे लगता था कि चीनी मिट्टी के बर्तन से उसका सिर धड़ से अलग हो सकता है, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सारा पास में विंडसर कुर्सी पर बैठी थी और परेशान दिख रही थी। चलो बाहर निकलो, वह कई मिनट बाद बोली। मुझे कुछ काम करने हैं। एक मोटा भूरा लिफाफा चिमनी के बगल में हरे रंग से रंगे पैनलिंग में एक दरार के माध्यम से घुस गया। एक बार जब वह खुद को मुक्त करने में कामयाब हो गया तो उसने गोली चलाई। वह गेंद को कमरे के पार ले गया और मुंह के बल मेरी गोद में आ गिरा। सामने की तरफ नीली बॉलपॉइंट स्याही से डायना लिखा हुआ था। मेरी माँ की छोटी स्त्रैन लिखावट अनुमति पर्चियों और जन्मदिन कार्डों से पहचानी जा सकती थी। यह माँ की ओर से है। मैंने सारा की ओर आश्चर्य से देखा। यह क्या है? वो भी उतनी ही चौंकी। मुझे कुछ पता नहीं। अंदर एक छोटा लिफाफा और टिश्यू पेपर की परतों में सावधानी से लपेटा हुआ कुछ था। लिफाफा हल्के हरे रंग का था, जिसके किनारों पर गहरे हरे रंग का किनारा था। मेरे पिता ने मेरी माँ के जन्मदिन के लिए इसे चुनने में मेरी मदद की थी। इसके प्रत्येक पृष्ठ के कोने पर घाटी के सफ़ेद और हरे रंग के लिली के फूल थोड़े ऊपर उठे हुए थे। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या तुम अकेले रहना चाहते हो? मैथ्यू ने धीरे से पूछा। वह पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा था। रुको, कृपया। कांपते हुए मैंने लिफाफा फाड़ा और उसके अंदर के कागजों को खोला। लिली ऑफ वैली के नीचे लिखी तारीख 13 अगस्त 1983 ने तुरंत मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मेरा 7वां जन्मदिन था। यह मेरे माता पिता के नाइजीरिया जाने से कुछ ही दिन पहले था। मैं अपनी माँ के पत्र का पहला पन्ना सरपट दौड़ा। पत्र मेरी उंगलियों से छूटकर फर्श पर गिर गया और मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। एम का डर साफ झलक रहा था। डायना, यह क्या है? बिना जवाब दिए मैंने पत्र के बाकी हिस्से को अपनी जांघ के पास रख लिया और भूरे रंग का लिफाफा उठा लिया जिसे घर में मेरी माँ के लिए छिपाया गया था। टिश्यू पेपर को खींचते हुए मैंने एक मोटी आयताकार वस्तु को बाहर निकाला। ये जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा भारी था और यह शक्ति से झुनझुनी कर रहा था। मैंने उस शक्ति को पहचाना और पहले भी उसे महसूस किया था। मैथ्यू ने मेरे खून को गाना शुरू करते हुए सुना। वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ हल्के से मेरे कंधों पर टिके हुए थे। मैंने लपेटे हुए कागजों को खोला। सबसे ऊपर मैथ्यू का ध्यान भटकाने वाला और नीचे की ओर रखे हुए हिस्से से और भी ज्यादा टिश्यू द्वारा अलग किया हुआ एक साधारण सफेद कागज का टुकड़ा था, जिसके किनारे उम्र के कारण भूरे हो गए थे। उस पर मकड़ी जैसी लिपि में 3 पंक्तियां लिखी हुई थीं। यह अभाव और इच्छा से शुरू होता है। मैंने अपने गले में जकड़न के बीच फुसफुसाते हुए कहा। ये खून और भय से शुरू होता है। ये चुड़ैलों की खोज के साथ शुरू होता है, मैथ्यू ने मेरे कंधे पर देखते हुए कहा। जब मैंने नोट को मैथ्यू की प्रतीक्षारत उंगलियों में थमा दिया, उसने उसे कुछ क्षण के लिए अपनी नाक के पास रखा और फिर चुपचाप सारा को दे दिया, तो मैंने टिश्यू पेपर की ऊपरी शीट उठा ली। मेरी गोद में एशमोल 782 का एक खोया हुआ पन्ना रखा हुआ था। क्राइस्ट, उसने सांस लेते हुए कहा। क्या मैं यही सोच रहा हूँ? तुम्हारी माँ को ये कैसे मिला? उसने पत्र में समझाया है। मैंने स्तब्ध होकर कहा, चमकीले रंग की छवि को घूरते हुए। मैथ्यू ने झुककर स्टेशनरी की गिरी हुई शीट उठाई। मेरी प्यारी डायना, उसने जोर से पढ़ा। आज तुम 7 साल की हो गई हो। एक चुड़ैल के लिए यह एक जादुई उम्र है, जब तुम्हारी शक्तियों को जागना और आकार लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे जन्म से ही उत्तेजित हो रही हैं।
तुम हमेशा से अलग रही हो। छवि के असाधारण वजन के कारण मेरे घुटने हिल गए। तुम्हारा ये पढ़ना इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता और मैं सफल हुए। हम मंडली को ये समझाने में सफल रहे कि वे तुम्हारे पिता की शक्ति चाहते थे, न कि तुम्हारी। तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। यह एकमात्र निर्णय था जो हम संभवतः ले सकते थे। हमें विश्वास है कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम समझ सको। मैथ्यू ने आगे बोलने से पहले मेरे कंधे को हल्के से दबाया। अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि हम वह खोज शुरू कर सकते हैं जो हमने तुम्हारे जन्म के समय शुरू की थी, तुम्हारे और तुम्हारे जादू के बारे में जानकारी की खोज। जब तुम 3 साल के थे, तब हमें संलग्न नोट और चित्र प्राप्त हुआ था। ये हमारे पास एक लिफाफे में आया था जिस पर एक इजरायली मुहर लगी थी। विभाग के सचिव ने हमें बताया कि इसमें केवल नोट और चित्र के अलावा तुम्हारा पता या हस्ताक्षर भी था। हमने पिछले 4 सालों में इसका मतलब समझने की कोशिश की है। हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाए, लेकिन हमें लगता है कि तस्वीर में शादी की झलक दिख रही है। यह एक शादी है, पारा और सल्फा का रासायनिक विवाह। ये दार्शनिक पत्थर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैथ्यू के समृद्ध अकेलेपन के बाद मेरी आवाज हंसती हुई सुनाई दी। रासायनिक विवाह का सबसे सुंदर चित्रण जो मैंने कभी देखा था। एक सुनहरे बालों वाली महिला ने एक सफ़ेद गाउन पहना हुआ था और उसके एक हाथ में सफ़ेद गुलाब था। यह उसके पीले, काले बालों वाले पति के लिए एक भेंट थी, एक संदेश कि वह शुद्ध और उसके योग्य थी। उसने काले और लाल रंग के कपड़े पहने थे और उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा था। उसने भी एक गुलाब पकड़ा हुआ था, लेकिन ये ताज़ा खून की तरह लाल था, प्यार और मौत का प्रतीक। जोड़े के पीछे रसायन और धातुएं शादी के मेहमानों के रूप में चित्रित की गई थीं, जो पेड़ों और चट्टानी पहाड़ियों के परिदृश्य में इधर उधर घूम रहे थे। समारोह को देखने के लिए जानवरों का एक पूरा समूह इकट्ठा हुआ। कौवे, चील, चोर, हरे शेर, मोर, पेलिकन, एक गेंडा और एक भेड़िया बीच की पृष्ठभूमि में दूल्हा और दुल्हन के पीछे एक साथ खड़े थे। पूरा दृश्य एक फीनिक्स के फैले हुए पंखों के भीतर समाहित था, जिसके पंख किनारों पर जल रहे थे और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था ताकि वह दृश्य देख सके। इसका क्या मतलब है? एम ने पूछा। वो व्यक्ति लंबे समय से मेरे और मैथ्यू के एक दूसरे से मिलने का इंतजार कर रहा था। वह चित्र संभवतः आपके और मैथ्यू के बारे में कैसे हो सकता है? सारा ने उसे और करीब से देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। रानी ने मैथ्यू की शिखा पहनी हुई है। एक चमकदार चांदी और सोने की माला दुल्हन के बालों को पीछे की ओर बांधे हुए थी। इसके बीच में, उसके माथे पर टिका हुआ, एक अर्धचंद्राकार रत्न था जिसके ऊपर एक सितारा चमक रहा था। मैथ्यू ने तस्वीर के आगे हाथ बढ़ाया और मेरी मां के पत्र का बाकी हिस्सा उठा लिया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं आगे लिखूं? उसने धीरे से पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। पांडुलिपि का पन्ना अभी भी मेरे घुटनों पर टिका हुआ था। एम और सारा, इसकी शक्ति से सावधान, एक अपरिचित मंत्रमुग्ध वस्तु की उपस्थिति में उचित सावधानी बरत रहे थे और जहां थे वहीं खड़े रहे। हमें लगता है कि सफ़ेद कपड़ों वाली महिला का मतलब आप ही हैं, डायना। हम काले आदमी की पहचान के बारे में कम निश्चित हैं। मैंने उसे आपके सपनों में देखा है, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल है। वह आपके भविष्य से गुजरता है, लेकिन वह अतीत में भी है। वह हमेशा छाया में रहता है, कभी प्रकाश में नहीं। और हालांकि वह खतरनाक है, लेकिन छाया में रहने वाला आदमी आपके लिए कोई खतरा नहीं है। क्या वह अभी आपके साथ है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। काश मैं उसे जान पाता। मैं उसे आपके बारे में बहुत कुछ बताना चाहता। मैथ्यू की आवाज़ आखिरी शब्दों पर लड़खड़ा गई। हमें उम्मीद है कि आप दोनों इस तस्वीर के स्रोत का पता लगा पाएंगे। आपके पिता को लगता है कि यह किसी पुरानी किताब से है। कभी कभी हम पृष्ठ के पीछे पाठ को चलते हुए देखते हैं, लेकिन फिर शब्द कई हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक फिर से गायब हो जाते हैं। सारा अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और बोली, मुझे वह तस्वीर दे दो। यह उसी किताब से है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ऑक्सफोर्ड में जो किताब है। मैंने अनिच्छा से उसे यह किताब थमा दी।
ये बहुत भारी लग रहा है, उसने कहा, खिड़की की ओर बढ़ते हुए भौहें सिकुड़ते हुए। उसने तस्वीर को उलट दिया और पृष्ठ को इधर उधर झुका दिया। लेकिन मुझे कोई शब्द नहीं दिख रहा है। बेशक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर यह पृष्ठ उस किताब से हटा दिया गया है जिसका यह हिस्सा है, तो जादू बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या इसीलिए मैंने जो शब्द देखे वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे? सारा ने सिर हिलाया। शायद वे इस पेज को खोज रहे थे और इसे नहीं पा सके। पेजेस, यह एक ऐसा विवरण था जो मैंने मैथ्यू को नहीं बताया था। तुम्हारा मतलब पृष्ठों से क्या है? मैथ्यू कुर्सी के चारों ओर आया और मेरे चेहरे पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े फेंके। यह एकमात्र पृष्ठ नहीं है जो ईशमो 782 से गायब है। कितने निकाले गए? 3, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। पांडुलिपि के सामने से 3 पन्ने गायब थे। मैं स्टब्स देख सकता था। उस समय यह महत्वपूर्ण नहीं लगा। 3, मैथ्यू ने दोहराया। उसकी आवाज़ सपाट थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने नंगे हाथों से कुछ तोड़ने वाला है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि 3 पन्ने गायब हैं या 300? सारा अभी भी छिपे हुए शब्दों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जादू अभी भी टूटा हुआ है, क्योंकि अन्य लोकों में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। मैथ्यू ने मेरे चेहरे को छूकर मुझे ये बताया कि वह मुझ पर नाराज नहीं था। और अगर हमारे पास एक पेज है, मैंने शुरू किया, तो फिर बाकी लोग किसके पास हैं? खत्म हो गया। ये सब नरक में जाए। रेबेका ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? सारा भी कुछ नष्ट करना चाहती थी, ऐसा लग रहा था। एमिली ने उसके हाथों से तस्वीर ली और उसे सावधानी से एक प्राचीन चाय की मेज पर रख दिया। मैथ्यू ने पढ़ना जारी रखा। तुम्हारे पिता कहते हैं कि तुम्हें उनके रहस्यों को जानने के लिए तार की यात्रा करनी होगी। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि ये नोट गलत हाथों में पड़ जाएगा। लेकिन तुम इसका पता लगा लोगे, मुझे पता है। उसने मुझे वह पत्रक थमा दिया और अगले पत्र पर चला गया। यदि तुम तैयार न होते तो घर ने ये पत्र साझा नहीं किया होता। इसका मतलब है कि तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। सारा क्रोधित हो जाएगी, लेकिन छायादार आदमी के तुम्हारे साथ होने से पहले तुम्हें मंडली से बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वह तुम्हारे जादू में तुम्हारी मदद करेगा। सारा कहेगी कि यह उसका काम नहीं है क्योंकि वह बिशप नहीं है, उसे अनदेखा करो। सारा ने नाक सिकुड़ी और पिशाच को तीखी निगाहों से देखा। क्योंकि तुम उससे प्यार करोगे जैसा तुम किसी और से नहीं करते, मैंने तुम्हारा जादू उसके लिए तुम्हारी भावनाओं से जोड़ दिया है। फिर भी, केवल तुम्हारे पास ही उसे खुले में लाने की क्षमता होगी। मुझे घबराहट के हमलों के लिए खेद है। वे एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैं सोच सकता था। कभी कभी आप अपने भले के लिए बहुत बहादुर होते हैं। शुभकामनाएं। अपने मंत्र सीखना। सारा एक पूर्णतावादी है। मैथ्यू मुस्कुराया। तुम्हारी चिंता में हमेशा कुछ अजीब बात होती थी। अजीब कैसे? बोडलियन में हमारी मुलाकात के बाद आपको भयभीत करना लगभग असंभव था। लेकिन जब आप नावघरों के पास कोहरे से बाहर आए तो मैं घबरा गया। तुम चौंक गए थे। जब भी मैं पास होता तो तुम्हारी प्रवृत्ति घबराहट से चीखने लगती। इसके बजाय तुम और करीब आते गए। मैथ्यू ने मेरे सिर पर एक चुंबन दिया और आखिरी पृष्ठ पर झुक गया। जब मेरे दिल में बहुत कुछ है, तो ये पत्र कैसे समाप्त करूं, ये समझ पाना मुश्किल है। पिछले 7 साल मेरे जीवन के सबसे खुशहाल साल रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ बिताए अपने कीमती समय का एक पल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह शक्ति का सागर हो या तुम्हारे बिना एक लंबा, सुरक्षित जीवन। हम नहीं जानते कि देवी ने तुम्हें हमें क्यों सौंपा, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमने इसके लिए उनका शुक्रिया अदा न किया हो। मैंने सिसकी दबा ली, लेकिन आंसू नहीं रोक सका। मैं आपको उन चुनौतियों से नहीं बचा सकता जिनका आप सामना करेंगे। आपको बहुत नुकसान और खतरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत खुशी भी होगी। आने वाले सालों में आपको अपनी प्रवृत्ति पर संदेह हो सकता है, लेकिन आपके पैर आपके जन्म के समय से ही इस रास्ते पर चल रहे हैं। हम ये तब जानते थे जब आप दुनिया में एक कलशवाहक के रूप में आए थे। तब से आप दुनिया के बीच ही रहे हैं।
यह आप कौन हैं और आपकी नियति क्या है? किसी को भी आपको इससे दूर न रखने दें। कोलबीरा क्या होता है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। सारा ने बताया, कोई व्यक्ति ऐसे जन्म लेता है जिसके चारों ओर एमनियोटिक थैली अभी भी बरकरार है। ये सौभाग्य का संकेत है। मैथ्यू के मुक्त हाथ ने मेरी खोपड़ी के पिछले हिस्से को सहलाया। भाग्य से कहीं अधिक चीजें कॉल से जुड़ी हैं। पहले के समय में इसे किसी महान द्रष्टा के जन्म की भविष्यवाणी करने वाला माना जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक संकेत है कि आप पिशाच, चुड़ैल या वेयरवुल्फ बनेंगे। उसने मुझे एकतरफा मुस्कुराहट दी। ये कहाँ है? एम ने सारा से पूछा। मैथ्यू और मैंने एक साथ अपने सिर हिलाए। क्या? हमने एक साथ पूछा। कॉल्स में बहुत ताकत है। स्टीफन और रेबेका ने इसे बचा लिया होगा। हम सबने पैनलिंग में दरार को देखा। एक फोनबुक जोर से ग्रेट में गिरी, जिससे कमरे में राख का बादल छा गया। आप एक कॉल को कैसे बचाते हैं? मैंने जोर से पूछा। क्या आप इसे बैग या किसी चीज में रखते हैं? परंपरागत रूप से आप बच्चे के चेहरे पर कागज या कपड़े का एक टुकड़ा दबाते हैं और यह कागज उस पर चिपक जाता है। फिर आप कागज को बचा लेते हैं, एम ने बताया। सभी की नजरें इशमोल 782 के पेज पर टिक गईं। सारा ने उसे उठाया और ध्यान से पढ़ा। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए और फिर कुछ देर तक घूरती रही। उन्होंने बताया, इस चित्र में कुछ अजीब बात है, लेकिन इसमें डायना का ढक्कन नहीं लगा है। ये राहत की बात थी। यह एक बहुत ही अजीब बात होती तो बस इतना ही है, या मेरी बहन के पास कोई और रहस्य है जो वो हमारे साथ साझा करना चाहती है? सारा ने तीखी आवाज में पूछा। मैथ्यू ने उस पर भौहें सिकोड़ी। माफ करना, डायना, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। और कुछ नहीं है। क्या तुम इसे संभाल सकती हो, मोनकोइर? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिला दिया। वो कुर्सी की एक गद्देदार भुजा पर बैठ गया, जो उसके वजन के कारण थोड़ा चरमरा रही थी। भविष्य की यात्रा करते समय अपने आप पर बहुत अधिक कठोर न होने का प्रयास करें। अपने विवेक का प्रयोग करें और अपनी अंतःप्रज्ञा पर भरोसा करें। ये सलाह के रूप में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह वह सब है जो एक माँ दे सकती है। हम आपको छोड़कर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन एकमात्र विकल्प आपको हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाना है। हमें माफ कर दें, अगर हमने आपके साथ गलत किया है, तो यह इसलिए हुआ क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते थे। माँ। कमरे में सन्नाटा था और घर भी अपनी सांस रोके हुए था। मेरे भीतर कहीं गहरे में एक नुकसान की आवाज शुरू हुई, इससे पहले कि मेरी आंख से एक आंसू गिरता। यह एक सॉफ्टबॉल के आकार का हो गया और छपाक से फर्श पर गिर गया। मेरे पैरों में तरल पदार्थ महसूस हुआ। यह आ रहा है, सारा चिल्लाई। मैथ्यू ने पत्र का पन्ना गिरा दिया और मुझे कुर्सी से उठाकर सामने के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। उसने मुझे ड्राइववे पर बिठाया और मेरे पैर की उंगलियां मिट्टी को पकड़ रही थीं। मिट्टी, जादू का पानी हानिरहित रूप से जमीन में छोड़ा गया जबकि मेरे आंसू बहते रहे। कुछ पलों के बाद मैथ्यू के हाथ पीछे से मेरी कमर के चारों ओर सरक गए। उसके शरीर ने मुझे बाकी दुनिया से बचा लिया और मैं उसकी छाती से लिपट गई। सब कुछ छोड़ दो, वह मेरे कान के पास अपने होंठ रखते हुए बुदबुदाया। जादू का पानी उतर गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा दुखदाई एहसास जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। काश वे यहाँ होते, मैंने रोते हुए कहा। मेरे माता पिता को पता होता कि क्या करना है। मुझे पता है कि आप उन्हें याद करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है वास्तव में नहीं। सभी माता पिता की तरह वे हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी माँ ने तुम्हें देखा था और यह भी कि मंडली क्या कर सकती है। वो एक महान द्रष्टा थीं, और एक दिन तुम भी ऐसा ही करोगे। तब तक हमें बिना ये जाने कि भविष्य में क्या होगा काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हम दो हैं, तुम्हें यह अकेले नहीं करना है। हम वापस अंदर गए, जहां सारा और एम अभी भी पांडुलिपि के पृष्ठ की जांच कर रहे थे। मैंने घोषणा की कि अधिक चाय और एक ताज़ा बर्तन कॉफ़ी का ऑर्डर दिया गया था, और मैथ्यू मेरे साथ रसोई में आया, हालांकि उसकी आंखें चमकीले रंग की छवि पर टिकी हुई थीं।
रसोई हमेशा की तरह युद्ध क्षेत्र की तरह लग रही थी। हर जगह बर्तनों से भरा हुआ था। जब केतली उबलने लगी और कॉफी तैयार हो गई तो मैंने बर्तन धोने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। मैथ्यू की जेब में फोन की घंटी बज रही थी। वो उसे अनदेखा कर रहा था, पहले से ही भरी हुई चिमनी में और लकड़ियां डालने पर आमादा था। तुम्हें यह मिलना चाहिए, मैंने बर्तन धोने का तरल पदार्थ सिंक में छिड़कते हुए कहा। उसने अपना फोन निकाला। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि यह वो कॉल नहीं थी जिसे वह उठाना चाहता था। ओई, ये यसब्यू ही होगा। कुछ गड़बड़ हो गई थी। कोई व्यक्ति वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। मेरे लिए उनके बीच हुई बातचीत के विवरण को समझ पाना असंभव था, लेकिन मैथ्यू की झुंझलाहट स्पष्ट थी। उसने कुछ आदेश दिए और फोन काट दिया। क्या यसाबेउ ठीक है? मैंने अपनी उंगलियों को गर्म पानी में घुमाया, उम्मीद करते हुए कि कोई नया संकट न हो। मैथ्यू के हाथों ने मेरे कंधों को धीरे से मेरे कानों से दूर धकेला, कसी हुई मांसपेशियों को मसलते हुए। वह ठीक है। इसका यसाबेट एलेन से कोई लेना देना नहीं था। वह परिवार के लिए कुछ व्यवसाय कर रहा था और एक अप्रत्याशित स्थिति में फंस गया। बिजनेस। मैंने स्पंज उठाया और कपड़े धोने लगा। लाजरस के शूरवीरों के लिए। हाँ, उसने संक्षेप में कहा। एलेन कौन है? मैंने साफ प्लेट ड्रेनर में रख दी। उसने मेरे पिता के अनुचर के रूप में शुरुआत की। फिलिप उसके बिना काम नहीं चला सकता था, चाहे युद्ध हो या शांति, इसलिए मार्थे ने उसे पिशाच बना दिया। वह बिरादरी के काम के हर पहलू को जानता है। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो एलेन ने अपनी वफादारी फिलिप से मुझ पर स्थानांतरित कर दी। उसने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मार्कस मेरा संदेश पाकर खुश नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, क्या ये वही संदेश था जो तुमने ला गार्डिया में बाल्डविन को दिया था? उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन गया हूँ। यह अब दे क्लेरमोंट परिवार का मामला नहीं है, डायना। लाजरस के शूरवीर उन लोगों की रक्षा करते हैं जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। मार्कस को ये बात तब पता चली जब उसने उनके बीच जगह स्वीकार की। मैथ्यू का फोन फिर बज उठा। और वह मार्कस होगा, उसने गंभीरता से कहा। जाओ उससे अकेले में बात करो। मैंने अपनी थोड़ी दरवाजे की ओर कर दी। मैथ्यू ने अपने फ़ोन पर हरा बटन दबाने से पहले मेरे गाल को चूमा और पिछवाड़े की ओर चला गया। हेलो मार्कस, उसने सावधानी से कहा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैंने साबुन वाले पानी को बर्तनों पर चलाना जारी रखा। बार बार की जाने वाली यह क्रिया मुझे राहत दे रही थी। मैथ्यू कहाँ है? सारा और एम एक दूसरे का हाथ थामे हुए दरवाजे पर खड़े थे। बाहर, इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, मैंने पीछे के दरवाजे की ओर फिर से सिर हिलाते हुए कहा। सारा ने कैबिनेट से एक और साफ मग निकाला। मेरी गिनती के अनुसार ये चौथा मग था जिसे उसने सुबह इस्तेमाल किया था और उसमें ताज़ी कॉफ़ी भर दी। एमिली ने अखबार उठाया। फिर भी उनकी आंखें जिज्ञासा से झपक रही थीं। पिछला दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। मैंने सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया। मार्कस कैसा है? वह और मिरियम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उन्हें आपसे कुछ चर्चा करनी है। मैथ्यू का चेहरा गरजते बादल जैसा लग रहा था। यह क्या है? उसने मुझे नहीं बताया। मार्कस नहीं चाहता था कि तुम अकेली रहो और तुम्हारा साथ सिर्फ चुड़ैलें दें। मैंने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और उसके चेहरे पर कुछ तनाव गायब हो गया। वे रात तक यहाँ आएंगे और उस सराय में रुकेंगे जहाँ से हम शहर से गुजरते हुए गुजरे थे। मैं आज रात जाकर उनसे मिलूंगा। उन्हें जो कुछ भी बताना है, वह कल तक इंतजार कर सकता हूँ। मैथ्यू की चिंतित आंखें सारा और एमा की ओर घूम गईं। मैं फिर सिंक की ओर झुका। उसे वापस बुलाओ, मैथ्यू। उन्हें सीधे यहाँ आना चाहिए। वे किसी को परेशान नहीं करना चाहेंगे, उसने सहजता से कहा। मैथ्यू घर में 2 और पिशाच लाकर सारा और बाकी बिशप को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरी माँ कभी भी मार्कस को केवल होटल में रहने के लिए इतनी दूर यात्रा करने की अनुमति नहीं देती। मार्कस मैथ्यू का बेटा था। वह मेरा बेटा था। मेरी उंगलियां चुभने लगी और मैं जो कप धो रहा था वह मेरी पकड़ से फिसल गया। वह कुछ पलों तक पानी में उछलता रहा, फिर डूब गया।
मेरा कोई भी बेटा होटल में नहीं ठहरेगा। उसे बिशप के घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और मिरियम को अकेले नहीं रहना चाहिए। वे दोनों यहीं रहेंगे और यह अंतिम बात है, मैंने दृढ़ता से कहा। बेटा, सारा ने धीमे स्वर में कहा। मार्कस मैथ्यू का बेटा है, इसलिए वह मेरा भी बेटा है। इससे वह बिशप बन जाता है और यह घर उतना ही उसका है जितना तुम्हारा, मेरा या एम का। मैं उनके सामने झुका और अपने कांपते हुए हाथों से अपनी कमीज की बाहों को हल्के से पकड़ा। मेरी दादी ये देखने के लिए गलियारे में चली गईं कि आखिर यह हंगामा किस बात पर हो रहा है। क्या आपने मेरी बात सुनी, दादी? मैंने पुकारा। मुझे लगता है हम सबने आपकी बात सुनी है, डायना, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा। अच्छा, कोई शरारत मत करो, और यह बात इस घर में रहने वाले हर जीवित और मृत बिशप पर लागू होती है। घर ने समय से पहले ही स्वागत के संकेत के रूप में अपने आगे और पीछे के दरवाजे खोल दिए, जिससे नीचे के कमरों में ठंडी हवा का झोंका आ गया। वे कहाँ सोएंगे? सारा ने बड़बड़ाते हुए कहा। वे सोते नहीं, सारा। वे पिशाच हैं। मेरी उंगलियों में चुभन बढ़ गई। डायना, मैथ्यू ने कहा, कृपया सिंक से दूर हट जाओ। बिजली, मूनकोर। मैंने अपनी आस्तीनें और कस लीं। मेरी उंगलियों के किनारे चमकीले नीले थे। हमें संदेश मिल गया है, सारा ने जल्दी से मेरे हाथों को देखते हुए कहा। हमारे घर में पहले से ही एक पिशाच है। मैं उनके कमरे तैयार कर देती हूँ। एमिली ने एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा। मुझे खुशी है कि हमें आपके बेटे मैथ्यू से मिलने का मौका मिलेगा। मैथ्यू, जो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के सहारे झुका हुआ था, ने खुद को सीधा किया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। ठीक है, उसने कहा, मुझे सिंक से खींचकर और मेरे सिर को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर। तुमने अपनी बात कह दी है। तुम मार्कस को फोन करो और उसे बताओ कि वे यहाँ स्वागत योग्य हैं। मार्कस को मत बताना कि मैंने उसे अपना बेटा कहा है। हो सकता है कि उसे सौतेली माना चाहिए हो। तुम दोनों को यह मामला सुलझाना होगा, मैथ्यू ने अपनी खुशी को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। इसमें इतना मजाक क्या है? मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। आज सुबह जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आप जिस एक बात को लेकर चिंतित हैं, वो ये है कि क्या मार्कस को सौतेली माँ चाहिए। तुम मुझे हैरान कर रही हो। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। क्या सभी चुड़ैलें इतनी आश्चर्यजनक होती हैं, सारा, या क्या ये सिर्फ बिशप ही होते हैं? सारा ने अपने उत्तर पर विचार किया। सिर्फ बिशप। मैंने मैथ्यू के कंधे के पास झांककर उसे कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। मेरी चाची भूतों की भीड़ से घिरी हुई थी और सभी गंभीरतापूर्वक सहमति में सिर हिला रही थीं।